नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका विश्व के भूगोल की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हम पढ़ रहे हैं जैव विविधता, यानी बायोडायवर्सिटी। और इसी के अंतर्गत हम जैव मंडल, इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, इन सब का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए क्लास के साथ और देखिए इस शानदार क्लास को बच्चों। बच्चों, टॉपिक जो हमारा है वो कई भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जैवमंडल, कि क्या होता है जैवमंडल। स्थल, जल और वायु का सम्मिलित जो रूप होता है वो जैवमंडल होता है बच्चों। ये जो जैवमंडल होता है, यहाँ पर जीवन की संभावनाएं सबसे ज्यादा मौजूद होती हैं। प्लस इसमें जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उनका आपस में पारिस्थितिकी तंत्र यानी अंतर संबंध नजर आता है बच्चों। इसी का अध्ययन करेंगे। जब इसका अध्ययन कर लेंगे तो किस तरह से खाद्य श्रृंखला काम करेगी उसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, खाद्य श्रृंखला किस रूप में नजर आएगी, कैसे ऊर्जा का पिरामिड होगा, कैसे जैव भार का पिरामिड नजर आएगा, इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद हम बायोम पर आ जाएंगे। बायोम यानी किस तरह से वनस्पति प्रभावित होती है इस इकोलॉजिकल सिस्टम से। इस सब का अध्ययन हम बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों। तो आइए देखिए, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए तो है ही, इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में भी और आपके नेट जेआरएफ में भी काम आ सकता है। तो आपके साथ एक पंथ दो काज नहीं, तीन काज होंगे बच्चों। आप तीन तीन तैयारी करने अगर कर रहे हैं तो भी आपका ये काम आ सकता है। जैव मंडल स्थल, जल और वायु हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यानी किन से मिलकर बनता है, ये मिलकर बनता है स्थल से, जल से और वायु से। इनका एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। बिल्कुल सही बात है, जिसका नाम ही जैवमंडल है तो वो क्या कहलाएगा, जहाँ पर भाग कैसा है, सीमित है, उसे जैवमंडल कहेंगे। यह जीवों की बहुत सी यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों तक फैली हुई हैं। तो ये जो जैवमंडल होता है, जैवमंडल किस तरह से नजर आएगा उसको जरा देखें थोड़ा सा। जैसे मान लो ये स्थल मंडल हो गया, ये हो गया वायुमंडल, और तीसरा ये हो गया जलमंडल। और इन तीनों के बीच का जो भाग है, यानी ये वाला, जिसमें तीनों सम्मिलित हैं, ये तीनों भाग सम्मिलित हैं, ये वाला भाग। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जैव मंडल। तो जैव मंडल किस किस से मिलकर बनता है बच्चों। तो जैव मंडल बनता है स्थल से, जल से और वायु से। स्थल, जल और वायु तीनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है, जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं। और यहाँ जो जीवन है वो सूक्ष्म जीवों से लेकर बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों तक यहाँ जीवन नजर आता है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जैवमंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सारे प्राणी एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। सब प्राणी एक दूसरे पर आत्मनिर्भर नजर आते हैं। जैवमंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एक तो जंतु जगत और एक पादप जगत। तो जंतु जगत और पादप जगत के रूप में इन प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। इस तरह से आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। तो जो भी ये परिमंडल है, चाहे स्थल, जल और वायुमंडल, इसमें इसका जो सम्मिलित रूप है जैवमंडल, इसमें जो जीव रहते हैं वो जीव आपस में क्रिया करते हैं, एक दूसरे में निर्भरता को दर्शाते हैं। ये सब जैवमंडल है। तो ऐसा कोई कोई खास चीज है यहाँ पर नजर नहीं आ रही है अभी तक कि किस तरह का क्वेश्चन बने। क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा इस तरह से बने, निम्न में से कौन कौन सी विशेषताएं जैवमंडल की हैं। क्या जैवमंडल सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों तक का समूह है। बिल्कुल जैवमंडल का निर्माण स्थल, जल और वायुमंडल के मिश्रण से होता है। बिल्कुल सही बात है। जैवमंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया गया है। ये बात भी सही है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। तो आपस में क्रिया करेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करते रहते हैं। कौन, ये जो तीनों जो रूप हैं ये सारे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होगा, है ना।
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, कि मिट्टी को पकड़ रखा है किसने, पेड़ों ने, वनों ने। तो अगर पेड़ काट देंगे तो मिट्टी बह जाएगी, कट जाएगी। तो ये आपस में अंतर संबंध है, जरूरी नहीं हम मानव ही अंतर संबंधित हो, नहीं, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, ये सब भी आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, निर्भर हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। भूकंप आएगा तो किस पे परिवर्तन होगा, पृथ्वी के धरातल पर भूकंप से परिवर्तन हो जाएगा, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान वृद्धि होगी, तो जुड़ा हुआ है ना। अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या ये घटक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल है। इसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो किसके कारण होता है, CO2 गैस के कारण होता है, ऐसे ध्यान रखना है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित आवश्यकता में उपयोग करना जरूरी जरूरी है। अगर आपको इन तीनों में, भूमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल में, तीनों में अगर आपको संतुलन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए जो भी संसाधन है उनका सीमित मात्रा में, विवेकपूर्ण तरीके से, सतत रूप से क्या करना पड़ेगा, यानी सतत विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना पड़ेगा, जिससे सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो बच्चों अभी तक जो भी बातें हैं, जैसे कोई बहुत खास बात नहीं है, आप ये ना सोचे बिल्कुल भी कि भाई सर प्रश्न क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल होता है जहाँ पर जीवन की संभावना है, जीवन है। और ये जैवमंडल किससे बनता है, स्थल, जल और वायु के सम्मिलित रूप से बनता है। और इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे सब आपस में एक दूसरे से निर्भरता को दर्शाते हैं। बस ये 3 बातें याद रखनी है। जैवमंडल का क्या अर्थ है और महत्व है, हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अलग पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जैसे हवा, पानी और स्थल आदि। ठीक है। तो जैवमंडल का अर्थ और महत्व क्या है, कि हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों के से अलग पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में वे तत्व हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। सही बात है। देखो, जीवन को चलाने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन है, पानी है, जमीन है, और ये सब पृथ्वी पर मौजूद है ना। हाँ, इसलिए तो पृथ्वी जैवमंडल है। पृथ्वी पर क्या है, जीवन की संभावना है, संभावना का मतलब जीवन है ही। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो PDF है इसको आपको डाल देंगे, और ये PDF आप क्या कर लेना, इसको निकलवा लेना और इस वीडियो को देख लेना, PDF हाथ में रखना और इस वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपका फटाफट हो जाएगा याद, लिखने की जरूरत है नहीं। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी पर चट्टानी पिंड थी। पृथ्वी कैसी थी, एक चट्टानी पिंड थी जिस पर जल और गैस विद्यमान थी। इस प्रकार पृथ्वी पर केवल 3 मंडल, स्थल, जल और वायुमंडल ही थे। शुरुआत की बात हो रही है, शुरुआत में पृथ्वी पर जमीन भी थी, पानी भी थी, हाँ, वायु भी थी। तो पृथ्वी पर शुरुआत में तीनों मंडल विद्यमान नजर आते थे। जब तीनों का सम्मिलित रूप हुआ तो जीवन की उत्पत्ति हुई, और जीवन की उत्पत्ति हुई तो जैव मंडल बन गया। कौन सा मंडल बन गया, जैव मंडल। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ सही है, दिख रहा है ना। हाँ बढ़िया दिख रहा है। ठीक है। यह पृथ्वी की पूर्णतः निर्जीव अवस्था थी। शुरुआत में क्या था, पृथ्वी कैसी अवस्था में थी, निर्जीव अवस्था में थी, क्योंकि स्थल, जल और वायु तीनों का ही अस्तित्व था, जीवन का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ। कहाँ पर विकसित हुआ था पहला जीव, पानी में विकसित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अनेक जीवों का विकास हुआ, और पृथ्वी पहले निर्जीव थी, अब ये असंख्य जीव दिखाई देने लगे। ठीक है। तो पृथ्वी पर अस्तित्व उत्पन्न हुआ किसका, जीवों का। तो धीरे धीरे पृथ्वी पर कई सारे जीव दिखाई देने लगे। इस प्रकार भूमंडल पर वर्तमान में दिखाई जाने वाली जैवमंडल का विकास करोड़ों वर्ष में हुआ है। ध्यान रखना, जो भूमंडल पर है ना, जो जीवन दिखाई दिया है ना, जीवन का मतलब जैवमंडल जो दिखाई दिया है,
वो एक साल की प्रक्रिया नहीं है, एक समय की प्रक्रिया नहीं है। उस जैव मंडल को, जीवन को उत्पन्न होने में करोड़ों साल लगे। कितने साल लगे? करोड़ों साल, इस जमीन के ऊपर जीवन को उत्पन्न होने में। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है उसे जैव मंडल कहते हैं। ये लाइन आई है, पहली लाइन आपकी, जो आपको याद रखनी है। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है उसे जैवमंडल कहते हैं। इसमें सूक्ष्म से लेकर बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही विस्तृत एवं विविध वनस्पति और जीव जंतु और मनुष्य जैवमंडल का हिस्से हैं। जैवमंडल में कौन कौन आता है? जैवमंडल में वनस्पति आती है, बिल्कुल सही। जीव जंतु आते हैं, बिल्कुल सही। मनुष्य आता है, ये सब जैवमंडल के भाग हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं। देखो अब यहाँ तीन तीन परिभाषाएं आएंगी। पृथ्वी की ठोस सतह क्या कहलाएगी? स्थल मंडल। जैसे मैं यहाँ लिखूं, ये पहली लाइन होगी, मान लो पृथ्वी की ठोस सतह को स्थल मंडल कहते हैं। जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं। धरातल के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ गैसें पाई जाती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। तो पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात ये हो गई। ठीक है, तीन हो गई। और इन तीनों का सम्मिलित रूप जैवमंडल कहलाएगा। जब ये तीनों गैसें एक दूसरे से संपर्क में आती हैं तो जैवमंडल की संरचना होती है। जब ये तीनों जो मंडल है ना आपस में संपर्क में आएंगे तो किसके निर्माण होगा? जैवमंडल। ये मैं पहले ही समझा दिया। ध्रुवों पर बर्फीले क्षेत्रों से भूमध्य रेखा के तीक्ष्ण गर्मी तक, आसमान से लेकर सागर की गहराई तक, चाहे जिस भी रूप में हो, पृथ्वी पर जीवन है। क्या बर्फीले क्षेत्रों में जीवन नहीं है? बिल्कुल है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। चाहे कम मात्रा में रहते हो, एक्सकिमो लोग, पर रहते तो है ना। ठीक है। और चाहे तीक्ष्ण भूमध्य रेखा पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो, पर अफ्रीका के कांगो बेसिन में रहते हैं, अमेजन बेसिन में रहते हैं, इंडोनेशियन क्षेत्र में रहते हैं लोग। ठीक है। चाहे आसमान से लेकर सागर की गहराई तक जीवन है, पक्षी जगत का जीवन है, बैक्टीरिया का जीवन है, और समुद्र की गहराई तक मछलियों का जीवन है। सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधे, विशालकाय पौधों, पशुओं तक न केवल आकार में परंतु जी जगत के प्रकार में और पर्यावरण में भिन्नता पाई जाती है। देखो जीवन तो है परंतु जीवन एक जैसा नहीं है। इस जीवन में क्या है? भिन्नता है। और भिन्नता क्या है? भिन्नता उसके आकार में है, उसके प्रकार में है, उसकी विशेषताओं में, ये सब भिन्नता है। सूक्ष्म जीव भी हैं, उनकी उनमें भी कई प्रकार हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, वो भी कई टाइप्स के हैं। विशालकाय पशु हैं, वो भी कई टाइप्स के हैं, कई प्रकार के हैं। उनका आकार भी अलग अलग है। ठीक है। तो इस तरह से भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस तरह से जैवमंडल हमें नजर आता है। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का सम्मिलित रूप जो होगा बच्चों, वो जैवमंडल के रूप में नजर आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना। और इन यहाँ जो मनुष्य है, प्रकृति है, जीव जंतु हैं, ये जो प्रजातियां हैं, इनकी आकार प्रकार में भी क्या है? भिन्नता है। ठीक है। हमारी पृथ्वी अत्यंत विशाल है और इसके समग्र भूभाग पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी के विशाल भूभाग के कुछ हिस्से को छोड़कर शेष पर जीवन पाया जाता है। क्या पूरी पृथ्वी पर जीवन है? नहीं है। अंटार्कटिका में देख लो ना, कौन रह रहा है? ना तो पेड़ पौधे हैं, ना ही जीव जंतु हैं, ना मनुष्य रहता है अंटार्कटिका पर, है ना। पृथ्वी पर जैवमंडल को तीन बातें खास बनाती हैं। क्या वो बातें हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ? तीन बातों के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। कैसे? सूरज से क्या मिली? ऊर्जा। ऊर्जा से क्या बनाया? पेड़ पौधों ने खाना। पेड़ पौधे वनस्पति बनी, मानव बना, जीव जंतु बने। क्योंकि मानव और जीव जंतु क्या खाएंगे? वनस्पति ना। हाँ, वनस्पति है तो मानव है। तो सूरज से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी को जीवन संभव बनाती है। विशाल मात्रा में पृथ्वी पर पानी है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। और पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थों की तीनों स्वरूपों का एक अच्छा सा समन्वय पाया जाता है, कॉम्बिनेशन पाया जाता है तीनों का। किसका? ठोस, गैस और तरल भाग का। इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर ठोस, गैस, तरल और भाग का समन्वय देखने को मिलता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो तीन बातें हैं जो पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बना देती हैं। एक बात तो है, पृथ्वी को लगातार सूरज की ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं पेड़ पौधे और अपना खाना बनाते हैं, और उस पौधों को अपन लोग खाते हैं, उनके अनाज को अपन लोग खाते हैं। बहुत मात्रा में जल है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का समन्वय है, इसलिए पृथ्वी पर भी जीवन है। जैवमंडल वायुमंडल के उस छोर तक फैला हुआ है जहां पर पक्षी और कीट पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैवमंडल जो है
ये वायुमंडल के उस किनारे तक फैला हुआ है जहां पर पक्षी और कीट पाए जाते हैं। पॉइंट का विस्तार है, स्थल के नीचे गहरी गुफाओं और बिलों में तथा सागर की गहराइयों में भी है, अर्थात वह हर स्थान पर है जहाँ किसी भी रूप में जीवन के चिन्ह है और जैवमंडल का भाग है। कुल मिलाकर जहां भी, चाहे स्थल का कोई सा भी कोना क्यों ना हो, चाहे गुफाएं क्यों ना हो, चाहे समुद्र की गहराई क्यों ना हो, जहां पर जीवन है उस एरिया को आप जैवमंडल कह देना। क्या कह देना? जैवमंडल। जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? दो वर्गों में। एक इस बात को ध्यान रख लेना। वनस्पति जगत, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे झाड़ियां शामिल होती हैं। तो एक तो कौन है? वनस्पति जगत है। जैवमंडल में कौन कौन आ रहा है? एक वनस्पति जगत आ रहा है, दूसरा कौन आ रहा है? दूसरा आ रहा है जीव जगत। वनस्पति जगत और जीव जगत। वनस्पति जगत में तो पेड़ पौधे और झाड़ियां आती हैं, पेड़ पौधे झाड़ियां आती हैं। और जीव जगत में मनुष्य सहित स्थल जल और वायु में रहने वाले सजीव सभी जीव आते हैं। ठीक है, ये दो भागों में इनको बांटा गया है। नेक्स्ट, अब आता है टॉपिक। तो इससे पहले तो बेसिक बातें थी, अब शुरुआत होगी टॉपिक की। देखो तो बच्चों, अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा जैवमंडल, और अपन अब जैवमंडल में पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्यों? क्योंकि स्थल जल और वायुमंडल का वह भाग जहाँ जीवन की संभावना है या जीवन है उसे बोलते हैं क्या? जैवमंडल। और ये जो जैवमंडल है, इस जैवमंडल में रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी मानव ये सब आपस में अंत्यक्रिया करते हैं। और जैसे ही आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, तो इसे क्या कह देते हैं? इसे बोलते हैं परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र। देखो बच्चों, जैवमंडल में जैविक और अजैविक पर्यावरण, जैवमंडल में जैविक और जैविक पर्यावरण में पारस्परिक अंतर संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी अंतर संबंध, आपस में अंतःक्रिया को क्या कहते हैं हम? जैवमंडल कहते हैं। एक ये एक छोटे तालाब या अमेजन बेसिन जैसे विशाल वर्षा वन के रूप में भी हो सकता है। यानी जो परितंत्र है ना, ये छोटे से तालाब के रूप में भी हो सकता है और अमेजन बेसिन के रूप में भी हो सकता है, बड़े बड़े अमेजन बेसिन के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये तंत्र नजर आता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। वेरी वेरी मोस्ट लाइन है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र, अब अगला शब्द आ रहा है इकोलॉजी सिस्टम। ये तो इकोलॉजी है, अब है इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी सिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। दोनों ही लाइनें बड़ी मोस्ट हैं, दोनों लाइनों को अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्जाम में बनती हैं। कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग यानी इकोलॉजी का प्रयोग तो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया, जबकि 1935 में इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टांसले ने किया था। दोनों शब्दों को अपन को यहाँ ध्यान में रखना है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक अंतःक्रिया को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है, आपस में जुड़े हुए हैं ना। पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। पर्यावरण संतुलन के लिए इन घटकों की परस्पर अंतःक्रिया आवश्यक है। ठीक है, जैविक जिनमें जीवन है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं है। जैसे मिट्टी पर हम निर्भर हैं, पेड़ पौधे निर्भर हैं, मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ कैसे उगेंगे? तो हो गई ना अंतःक्रिया। और पेड़ नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे, हम कैसे जीवित रहेंगे? हो गई ना अंतःक्रिया। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिकी, जीवों के वितरण व प्रचुरता, जीवों के बीच में परस्पर क्रिया, ऊर्जा व पदार्थों में परिवर्तन व प्रवाह को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी का मतलब वही है। सो देखो, सारी लाइनें घुमा फिरा कर वही बातें बोल रही हैं कि पारिस्थितिकी का मतलब ये है कि जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, जैविक और अजैविक जो घटक हैं, वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, अंतःक्रिया करते रहते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र है, बस बात खत्म। नेक्स्ट देखें अपन। तो अगली बात क्या है, यहाँ से टॉपिक शुरू हो जाता है भाई। एक थे अर्नेस्ट हैकल, जैसे कि मैंने बताया,
1866 में इको ओकेलॉजिकल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। ऑडम के अनुसार जीवों और जीव समूहों के का उसके पर्यावरण के साथ अधिष्ठान संबंधों व अंतर संबंधों की व्याख्या विज्ञान पारिस्थितिकी है। एक्चुअली क्या है, ये परिभाषा दी गई और परिभाषा के बाद पूछा गया है कि भाई परिभाषा है किसकी, तो ऑडम की परिभाषा है कि पारिस्थितिकी जो है वो अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यानी एजी टांसले ने 1935 में किस क्या पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, वही बात है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार अब है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर। पहला क्या है, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, के एनर्जी ऊर्जा के स्रोत के आधार पर क्या है, तो ऊर्जा के स्रोत के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हैं। एक तो कौन सा, पारिस्थितिकी नेचुरल, और एक कौन सा, मानव निर्मित। अच्छा, प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में विकसित पारिस्थितिक तंत्र को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। जो नेचुरल रूप से पैदा होता है ना उसे, ये दो तरह का होता है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है, स्थल और जल। अब स्थल वाले में जंगल आते हैं, घास के मैदान आते हैं, तालाब, नदियां, रेगिस्तान, पर्वत, पठार, मैदान आदि सब आते हैं। तो नेचुरल वाले में तो क्या आएगा, नेचुरल वाला जो है स्थलीय वाला, नेचुरल में भी कौन सा, स्थलीय, नेचुरल में कौन सा, जलीय। तो नेचुरल में स्थल में आएगा घास के मैदान, तालाब, नदी, मैदान, पर्वत, पठार, ये सब आएंगे। जबकि एक बार इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। जबकि समुद्र वाले में, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जलीय सबसे बड़ा है और स्थल स्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। ठीक है, देखो, ऊर्जा के आधार पर दो हैं, एक तो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, एक है मानव निर्मित। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है वो भी दो तरह का है। कितने तरह का, दो तरह का। एक तो कौन सा, एक तो है स्थलीय प्राकृतिक, और एक है जलीय समुद्री प्राकृतिक। स्थलीय में कौन कौन आएगा, घास के मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ये सब आएंगे। और समुद्री में जो है ना, उसमें सागर, खाड़ी, महासागर आएंगे। ये सबसे बड़ा तंत्र होता है समुद्र वाला पारिस्थितिकी तंत्र। स्थायी तंत्र होता है, ये कैसा होता है, स्थायी होता है और सबसे बड़ा होता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में कि सबसे बड़ा और सबसे स्थायी तंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए बच्चों, खुले सागर हो गए, ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के भाग हैं। दूसरा है मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। दो तरह के होते हैं ना, एक तो कृत्रिम, यानी एक तो प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र में जो मानव निर्मित करेगा ना, वो जैसे खेत हो गए, पार्क हो गए, रसोई गार्डन हो गया, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, इसमें पारिस्थितिक तंत्र जो काम करता है। जैसे मैं बात करूं, एक्वेरियम की बात करते हैं चलो। तो एक्वेरियम बनाया हमने, उसमें हमने थोड़ी सी घास डाल दी, एक छोटी मछली छोड़ दी, मछली ने घास को खा लिया। फिर वो जो मछली थी, छोटी मछली ने जिसने घास को खाया, उसको फिर हमने उसमें एक बड़ी मछली छोड़ दी, उस बड़ी मछली ने उस छोटी मछली को भी खा लिया। तो घास को खाया छोटी मछली ने, छोटी मछली को खाया बड़ी मछली ने, इस तरह से ये तंत्र बन गया ना। तो ये जो इकोसिस्टम बनाया ये हमने बनाया एक एक्वेरियम के माध्यम से। ठीक है ना, तो इस तरह से ये तंत्र नजर आता है। तो बताओ बच्चों, ऊर्जा के आधार पर, चलो अभी तक देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा सारी बातों को, कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग में रह जाएंगी जिनको आप नोट डाउन करोगे। हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का सम्मिलित रूप जहाँ पर जीवन है उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी आपस में अंतःक्रिया करके रहते हैं, और इस अंतःक्रिया की प्रक्रिया को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में किया। जबकि 1935 में इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टांसले ने किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करें, फिर हमने क्या पढ़ा, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक,
दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक जो तंत्र है उसमें स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें पर्वत पठार मैदान मरुस्थल नदियां ये सब आते हैं। जबकि दूसरा है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, जो कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें खुले सागर, खाड़ी, झीलें, और अपने ये जो महासागर आते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र जो मानव बनाएगा, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, पार्क, गार्डन, खेत, ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है भाई। इस तरह से इनको हमको ध्यान रखना है। अभी तक जो पढ़ा आपने, उसके बाद आगे बताया गया है आवास के आधार पर। आवास के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र दो तरह का होता है, एक तो स्थलीय और एक जलीय। हम कहाँ निवास करते हैं? स्थल में, जैसे मानव, पशु, ये सब। ठीक है। और जलीय, जैसे मछली और जलीय जीव। कौन से? जलीय जीव, ये सब। तो आवास दो तरह का आवास होगा, एक तो स्थलीय होगा और एक जलीय होगा। तीसरा उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर एक तो कृषि और एक अकृषि। कृषि में तो कृषि क्रियाएं आ जाएंगी, जो भी फसलें, कृषि फसलें, ये। अकृषि, अकृषि पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें कृषि ना होकर अन्य क्रियाएं आएंगी, जैसे समुद्र का जो हो गया वो। तो उपयोग के आधार पर कितने तरह का पारिस्थितिक तंत्र होता है? दो तरह का। आवास के आधार पर कितने तरह का होता है? दो तरह का। ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर ऊर्जा के स्रोत के आधार पर कितने तरह का होता है? दो तरह का, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक के दो, स्थल और जल। इस तरह से दो बातें यहाँ पर अपन को ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है। तो आवास के आधार पर दो हैं, उपयोग के आधार पर दो हैं, और विकास की अवस्था के आधार पर कितने हैं? चार। देखो, विकास की अवस्था के आधार पर चार हैं। कितने हैं? चार। कौन कौन से चार हैं? जरा देखिए चार कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पहला ऊर्जा के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के हैं। दूसरा आवास के आधार पर दो प्रकार के हैं। ठीक है, स्थल जलीय। और तीसरा, तीसरा उपयोग के आधार पर कृषि और अकृषि। और चौथा विकास के अवस्था के आधार पर। कितने? चार। एक तो प्रौढ़ है, एक अपूर्ण है, एक मिश्रित है और एक निष्क्रिय है। प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र, अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र और निष्क्रिय पारिस्थितिक तंत्र। इस तरह से चार हैं। किसके आधार पर? विकास की अवस्था के आधार पर। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, अब स्ट्रक्चर को देखते हैं बच्चों कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्भर होती है। यानी पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार घटक होते हैं? दो प्रकार घटक होते हैं, एक जीवित और एक अजीवित, अजैविक होते हैं। जैविक में कौन कौन आएगा? जैविक बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? किसी पारिस्थितिक तंत्र में समस्त जीव उस तंत्र के जैविक घटक कहलाते हैं। जितने भी समस्त जीव है ना, जीव का मतलब जिसमें जीवन है, वो सब जैविक में आएंगे। सिंपल सिंपल बात रखना, जो सजीव है जो निर्जीव है, बस। ये सभी जीव विभिन्न पारस्परिक अंतःक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जीव एक दूसरे से कार्यात्मक रूप से भी जुड़े होते हैं। अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रकार के जीवों को अलग कर देने से उस तंत्र के शेष जीवों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन ही बिगड़ सकता है। तो पारिस्थितिक जो तंत्र है उसका संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। कब बिगड़ जाएगा? अगर उनमें से एक भी क्या है? हट जाए। ठीक है। तो भाई, जीव है, जैविक है, तो जैविक तो जुड़ा होगा अपने आपस में, और उनमें से अगर एक भी हट जाएगा तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? उदाहरण देते हैं इसका। सपोज करो घास ना हो, टिड्डे कितने बढ़ जाएंगे? टिड्डे, टिड्डों को खाने वाले मेंढक ना हो, टिड्डे बहुत बढ़ जाएंगे। मेंढक ना हो, है ना, फिर सांप मर जाएंगे, क्योंकि वो क्या खाएंगे? है ना। तो इस तरह से तंत्र है जो ये चलता रहता है।
जैविक घटक को उसकी पोषण क्षमता और कार्यशीलता के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? दो आधार पर। जैविक घटक को उसकी पोषण क्षमता, दिख रहा है ना? हाँ, जैविक घटक को उसकी पोषण क्षमता व कार्यशीलता के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला देखो, पोषण क्षमता के आधार पर, तो पोषण क्षमता के आधार पर जैविक घटक का वर्गीकरण। जैविक घटक का वर्गीकरण, पोषण क्षमता के आधार पर जैविक घटक को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वपोषी घटक, देखो पोषण क्षमता, पोषण मिल रहा है, एक दूसरे से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं वो, ठीक है। स्वपोषी घटक, स्वपोषी घटक जिन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मृदा से, मृदा की जड़ों द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, यानी पेड़ पौधे। स्वपोषी घटक का मतलब क्या है? पेड़ पौधों से है, उत्पादक से, तथा अन्य शाकाहारी जीवों के लिए भोज्य प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में समर्थ हरे पेड़, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आदि पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक हैं। तो आपके पेपर में आएगा स्वपोषी घटक कौन कौन से होते हैं? जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जो अन्य शाकाहारियों को भोजन देते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उत्पादक, ठीक है, उपभोक्ता नहीं, उत्पादक हैं ये, प्राइमरी उत्पादक हैं ये। तो स्वपोषी घटक समझ में आ गया? स्वपोषी घटक वो होते हैं जो स्वयं पोषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव शामिल हैं, इसमें पेड़ पौधे शामिल हैं, ठीक है। और ये प्राथमिक उत्पादक भी कहलाते हैं। इन पर अन्य शाकाहारी जो जानवर हैं वो भी निर्भर होंगे। परपोषी, परपोषी यानी दूसरे पर निर्भर है जो। परपोषी घटक, वे परजीवी या वे परपोषी जीवित घटक जो स्वपोषी प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रदत्त भोजन ग्रहण करते हैं, यानी जो इन पर निर्भर हैं, जो हरित शैवाल पर, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, वो होंगे परपोषी। इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। ये आहार ग्रहण करते हैं इनसे, करने की प्रक्रिया के आधार पर तीन। अब उपभोक्ता कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक तो मृत जीवी, ये मृत पेड़ों से, जीवों से कार्बनिक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो एक तो मृत जीवी होता है जो मृत जो कार्बनिक जो है उनसे भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे पत्तियां गिर गई नीचे, वो सड़ेंगी गलेंगी, उससे भोजन प्राप्त करेंगे। दूसरा परजीवी, ये घटक अपने भोजन व जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं? दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तीसरा है प्राणी संभोजी, ये घटक अपने मुख्य द्वार, ये अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। मानव सहित सभी बड़े जीव जंतु इसमें आते हैं। प्राणी संभोजी, तो हम किस में आते हैं? प्राणी संभोजी में आते हैं। मुख द्वार के द्वारा भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पोषण के आधार पर क्या कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के हो जाएंगे। दोबारा से देखें इसको, देखो दो प्रकार घटक होते हैं, एक होते हैं जैविक और एक अजैविक। तो जैविक होते हैं ना, उनके कौन कौन? उनमें आएगा पहला स्वपोषी। स्वपोषी कौन से? जो खुद अपना भोजन बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे, ठीक है, और उन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। और वो जो अन्य जो शाकाहारी जो है ना जीव, उनको क्या देंगे? भोजन देंगे। दूसरा है परपोषी, परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होंगे वो परपोषी कहलाएंगे, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है, पोषण के आधार पर। कौन कौन से? एक तो है मृत, एक मृतजीवी, एक है परजीवी, और तीसरा कौन सा है? प्राणी संभोजी। मृतजीवी जो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करेंगे, दूसरा है परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होंगे, जैसे टिड्डा। टिड्डा किस पे निर्भर है? पेड़ पे, यानी घास पे, तो वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। और तीसरा मानव, मानव क्या कहलाता है? मानव प्राणी संभोजी कहलाता है, जो मुख द्वार से क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा चलता जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में टॉपिक नजर आने वाला है अपन को, ठीक है। ये तो हो गए पोषण स्तर के आधार पर। अब दूसरा है बच्चों कार्यशीलता के आधार पर जैविक घटक तीन भाग प्रकार के होते हैं। कार्यशीलता के आधार पर एक तो उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, ठीक है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक तो उत्पादक, एक उपभोक्ता, और एक अपघटक, है ना। उत्पादक क्या होते हैं? ये सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। इनमें कौन आता है? पेड़ पौधे आते हैं इनमें। उप- उपभोक्ता, ये परपोषी जीव होते हैं जो स्वपोषी पादपों द्वारा निर्मित भोजन को, ये जो भोजन बनाते हैं ना प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे, इनसे इनको ये खाते हैं।
ठीक है, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता। वो पेड़ों की हरी पत्तियों को जो खाएगा, उनके उत्पादों से भोजन प्राप्त करने वाले समस्त जीव जंतु, जैसे खरगोश हो गया, हिरण हो गया। देखो खरगोश सीधी घास खाएगा, हिरण भी घास खाएगा, बकरी भी घास खाएगी, गाय भी, आदि कीड़े व जलीय जीवों के विभिन्न प्रकार के मोलस्क जीव होते हैं। कहने का मतलब है जो सीधे उत्पादक पर निर्भर हो, जो सीधा इन पर निर्भर हो, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। गाय सीधा घास, उत्पादक पर निर्भर है। दूसरा है मांसाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता? द्वितीय उपभोक्ता। देखो, दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी। वे शाकाहारी जंतु को मारकर अपना भोजन खाते हैं, जैसे खरगोश को मारकर खा जाएगी लोमड़ी, है ना? ये इन्हें द्वितीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। जैसे मेंढक हो गया, मेंढक देखो देखो, घास को खाया टिड्डे ने और टिड्डे को खाया मेंढक ने, तो घास तो हो गई उत्पादक और टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता और मेंढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता। बिल्ली चूहे को खाएगी, चूहा अनाज खाएगा, लोमड़ी, कुत्ता, शेर, ये सब क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। तीसरा है सर्वाहारी, सर्वाहारी या तृतीय उपभोक्ता। इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो पादपों या शाकाहारी मांसाहारी जीवों को खाकर अपने भोजन, यानी सर्वाहारी हैं। वो किसको खा रहे हैं? वो पादप को भी खा रहे हैं, शाकाहारियों को भी खा रहे हैं, मांसाहारियों को भी खा रहे हैं। इसमें मानव आएगा, बाज आएगा, गिद्ध आएगा, मछली आएंगी, शेर आदि सम्मिलित हैं, इसलिए इन्हें, देखो शेर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इसलिए इन्हें तृतीय उपभोक्ता या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी कहा जाता है। जरूर जरूर याद कर लेना कि प्राथमिक उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे जीव जंतु जो प्रकाश संश्लेषण से काम करेंगे, खुद अपना भोजन बनाएंगे। दूसरा उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी परपोषी, ये 3 तरह के होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब शाकाहारी, द्वितीयक का मतलब मांसाहारी, तृतीयक का मतलब सर्वाहारी। ठीक है। अब है अपघटक। ये मुख्यतः सूक्ष्म जीव या कवक सम्मिलित होते हैं। ये मृत पादपों जंतुओं सहित जैविक पदार्थों से को सड़ाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है जैसे शेर था, शेर लास्ट था, ये वाला शेर था, अब शेर मर गया, शेर मर गया तो वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, गलने लगेगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, जमीन पे से उसको अपन फेंक दिया कहीं तो वो खत्म हो जाएगा। उसको कौन खा जाएगा? उसको जीवाणु खा जाएंगे, कवक खा जाएंगे। तो ये भी तो अपना भोजन, जो अपना भोजन मृत पेड़ पौधों से जीव जंतुओं से को सड़ने गलने से बनाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। और ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इस पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन करने में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। ये जीव अपघटक की प्रक्रिया में अपना आहार ग्रहण करते हुए जैविक पदार्थों को पुनः व्यवस्थित कर देते हैं और ये प्राथमिक उत्पादक के प्रयोग हेतु पुनः सुलभ करवा देते हैं। देखो, आपने मरे हुए जानवर को डाल दिया कहीं किनारे, रोड किनारे, अब वो धीरे धीरे सड़ रहा है, गल रहा है, भोजन भी मिल गया उनको, कवक को, ये अपघटक को, प्लस कैल्शियम वेल्शियम, ये जो भी है ना, फास्फोरस कैल्शियम, तो हड्डियां गलेंगी, ये वो हो गई। रोड किनारे तो जमीन को क्या मिली? उपजाऊपन मिल गया। अब उस जमीन में क्या पैदा होगी? घास पैदा होगी, तो मिल गया ना। तो ये क्या करते हैं? ये प्राथमिक जो होते हैं ना, प्राथमिक उत्पादक जो पेड़ पौधे हैं, के प्रयोग हेतु पुनः सुलभ करवा देते हैं, यानी उनको दोबारा से प्रोटीन जो भी है ना, खाना पीना, फास्फोरस कैल्शियम, ये सब उपलब्ध करवा देते हैं। अतः ये सभी घटक सम्मिलित रूप से पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संतुलन बनाते हैं। ये तो हो गए बच्चों जैविक घटक। कौन से घटक हो गए ये? जैविक। अब हम पढ़ रहे हैं अजैविक घटक। अजैविक कौन कौन से? अजैविक यानी जिनमें जीवन नहीं है, वो घटक कौन से होंगे? अजैविक। चलो देखते हैं अजैविक में। अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जल, जलवायु तत्व, सूरज का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जलवाष्प। अरे भाई, ये भी तो प्रभावित करते हैं इस पारिस्थितिक तंत्र को। सूरज का प्रकाश ही नहीं होगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा पौधों में? नहीं होगा। तो क्या भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या उत्पादक आएंगे? क्या उपभोक्ता आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये प्रभावित भी तो करते हैं पारिस्थितिक तंत्र को। कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तरल पदार्थ आदि, इन्हें शारीरिक निर्माणक पदार्थ भी कहा जाता है। तीसरा है अकार्बनिक पदार्थ, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जल, ठीक है, कैल्शियम, खनिज आदि।
तो कुल मिलाकर जलवायु तत्व, कार्बनिक तत्व और तीसरा अकार्बनिक तत्व, ये तीनों के तीनों अजैविक घटक में आते हैं। आप तो इतना ध्यान रखना अजैविक घटक में कौन कौन आ रहा है और जैविक घटक में कौन कौन आ रहा है। ये तत्व पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ के चक्रण में विशेष भूमिका अदा करते हैं और जीवों को शक्ति भी प्रदान करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चक्र जो है हमारा चलता रहता है और इसी चक्र को बच्चों हम कल पढ़ेंगे और आगे की ओर। ठीक है भाई, अब तक के लिए इतना। अब कल हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, कि खाद्य श्रृंखला किस तरह से काम करती है, किस तरह से लिंडमान का 10% का नियम काम करता है, कैसे जो पिरामिड है वो सीधा उल्टा बनता है, जय भार का पिरामिड सीधा उल्टा बनता है, किस तरह से जो पिरामिड हैं वो नजर आते हैं। ठीक है भाई, कल पढ़ते हैं बाकी ये क्लास को। तो बच्चों धन्यवाद बहुत बहुत आपका।